बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इससे पहले की वीडियोस में सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। यहाँ साइड में आपको ये एक्सरसाइज के प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिख रहे होंगे। इस तरह की सभी चैप्टर्स की पीडीएफ्स आपको मिल सकती हैं। इनकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। सारे नोट्स, फॉर्मूला शीट्स और एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स, हैंड रिटन, वो सब आपको मिल सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33. Consider the bulb is to be point source. काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये बच्चों, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो फिगर से समझ लेते हैं इसको अच्छे से। मान लेते हैं कि ये एक टैंक है जिसमें वाटर फिल्ड है और बॉटम में यहाँ पर एक ये बल्ब है, पॉइंट सोर्स इसको हम मान रहे हैं लाइट का। तो अब इससे लाइट बाहर की तरफ आएगी। तो जैसे लाइट जब इस तरीके से आएगी तो यहाँ पे अगर हम कोई एक नॉर्मल कंसीडर कर लें कि ये है एक परपेंडिकुलर, तो एयर में आके ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। मतलब यहाँ पर ये एंगल है आई और ये एंगल है आर। ये एयर मीडियम है और ये वाटर है। तो लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड हो गई। अगर हम इस आई की वैल्यू इंक्रीज करते चले जाते हैं तो एक एंगल ऐसा आता है, इसको बढ़ा देते हैं अब हम। सपोज ये इस तरह से इस एंगल पर गई और ये जो एंगल बन रहा है अब आई एंगल, जिसके लिए एंगल आर 90 डिग्री हो गया। ये एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो उस टाइम पर इस आई को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल, है ना। इस केस में आई इज इक्वल टू सी हो जाता है क्रिटिकल एंगल, जब आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। अब अगर आई की वैल्यू इससे ज्यादा इंक्रीज करेंगे, मतलब और आगे अगर ये ऐसे चली जाएगी, तो वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। मतलब इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो मींस लाइट बाहर जो आएगी वो सिर्फ यहाँ तक के लिए आएगी, सी एंगल तक के लिए। उसके बाद अगर एंगल इंक्रीज होगा तो लाइट वापस वाटर में ही चली जाएगी। तो सेम ऐसे ही ये इधर भी होगा। तो इस तरीके से इस सर्कुलर एरिया से ही लाइट इमर्ज आउट होगी, बाहर आएगी। और बड़े एंगल के लिए कि आई की वैल्यू अगर इस सी से ग्रेटर हो जाती है, ये एंगल और बड़ा हो जाता है, तो फिर लाइट का TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वो वापस पानी में ही चली जाएगी, बाहर नहीं आएगी। तो अब हमें यहाँ पर बताना क्या है? इसका एरिया हमें फाइंड करना है कि ये जो यहाँ पर सर्कुलर सरफेस है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें गिवन है, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 गिवन है। इसके लिए हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं, और जब हमारे पास रेडियस आ जाएगी, जैसे ये O है, ये यहाँ तक, ये R हो गया रेडियस इसकी। जब हमारे पास R आ जाएगा तो हम एरिया पाई आर स्क्वायर से फाइंड कर लेंगे। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, और पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है हमें टैंक की डेप्थ, मतलब जितने पोर्शन में इसमें पानी भरा हुआ है वो हाइट हमें दी हुई है। तो h इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर गिवन है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 100 से डिवाइड करके, तो 0.80। आप इसको 80 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। h की वैल्यू आ गई हमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी गिवन है 1.33। फाइंड क्या करना है? हमें एरिया फाइंड करना है। पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और हम रेडियस निकाल लेंगे सर्कुलर पोर्शन का। तो h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला है। अब h है यहाँ पर 0.80, म्यू की वैल्यू है 1.33, तो इसका स्क्वायर -1। 0.80 अपॉन 1.33 का स्क्वायर कर लेंगे, हम 1.77 लिख लेंगे, -1, और ये रूट में है। तो 0.80 अपॉन अंडर रूट 0.77, 0.80, और इसको ऐसे लिख लेते हैं हम 0.77, और पॉइंट हटा के नीचे ये 100 लिख लेते हैं।
100 का स्क्वायर रूट 10 और वो 10 चला जाएगा ऊपर, 0.80 में 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ बचेगा अब अंडर रूट 77 मीन्स 8 अपॉन अंडर रूट 77। अब हमारे लिए इजी हो गया। अब हम 77 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो स्क्वायर रूट हमने पहले भी कई बार देखा है कि कैसे निकाला जाता है, तो तब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ 77 हम देख रहे हैं, 8 8 64 और 9 9 81, तो मीन्स 8 और 9 के बीच में आएगा। कभी अगर ऐसा हो कि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है कैलकुलेशन में, तो आप ऐसे रफ एस्टिमेशन लेकर भी न्यूमेरिकल कंप्लीट कर सकते हैं, इनकम्प्लीट छोड़ने से अच्छा है। तो हम यहाँ पर 8 से देखते हैं पहले, 8 8 64, 13, तो पॉइंट लगाकर हम यहाँ 2 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 16। तो हम 7 से देख लेते हैं पहले कि 7 से कहाँ तक जाएगा। 7 7 49, 6 7 42, 42 और 4 46, फिर पॉइंट तो है ही, फिर से हम ये 2 0 लगा लेते हैं और यहाँ 87 का हम डबल कर देते हैं। अब 174 के साथ देखेंगे तो फिर ये लगभग 7 में ही चला जाता है। तो इस तरीके से जो स्क्वायर रूट है यहाँ पर अंडर रूट 77, ये 8.77 हमने ले लिया। 8 को 8.77 से डिवाइड करते हैं तो 0.91 ये आ जाता है, 0.91 मीटर। आर की वैल्यू आ गई 0.91 मीटर। नाउ एरिया, वो एरिया जिससे कि लाइट बाहर आ रही है, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 3.14, 0.91 का स्क्वायर। अब 3.14, 0.91 का स्क्वायर, ये 0.828 इतना आ जाता है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमें अप्रॉक्स में वैल्यू 2.6 मीटर स्क्वायर ये मिलती है। तो ये आ गया एरिया, तो ये हो गया इसका आंसर। मतलब इतने एरिया से लाइट बाहर आएगी। ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया है 2.6 मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक प्रिज्म है ग्लास का, हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है। A parallel beam of light is incident on a face of the prism. The angle of minimum deviation is measured to be 40 degree. प्रिज्म के लिए ये डेल्टा m की वैल्यू है 40 डिग्री। What is the refractive index of the material of the prism? तो हमें प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। The refracting angle of the prism is 60 degree. ये प्रिज्म एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। If the prism is placed in water, refractive index 1.33, predict the new angle of minimum deviation of parallel beam of light. तो पहले तो हमें प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद क्या किया गया है दूसरे पार्ट में कि प्रिज्म को उठा के वाटर में रख दिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो अब एंगल ऑफ डेविएशन पे फर्क पड़ेगा ना, तो वो कितना हो जाएगा अब ये बताना है। तो पहले तो हमें प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, फिर प्रिज्म को वाटर में रख देने से डेल्टा एम में कितना चेंज आ गया, मतलब नया डेल्टा एम क्या होगा वो फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये डायग्राम प्रिज्म के दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन में एक तो हमें गिवन है डेल्टा एम, ये है 40 डिग्री, और हमें गिवन है प्रिज्म एंगल, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है ना, तो ए होता है ये 60 डिग्री, ये गिवन है। और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है म्यू के लिए, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। इसमें हम सारी वैल्यूज रख देंगे। साइन ए प्रिज्म एंगल हमें ये 60 डिग्री गिवन है, डेल्टा एम हमें 40 डिग्री गिवन है अपॉन 2, और अपॉन में 60 अपॉन 2। ऊपर आ गया ये साइन 50 और नीचे आ गया ये साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू तो हमें पता होती है, साइन 50 की वैल्यू नहीं पता होती, तो हम उसको टेबल से देख लेंगे जैसे हमने
पहले के क्वेश्चंस में सीखा भी है कि टेबल से वैल्यूज कैसे देखते हैं। तो 0.766 साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये 2 चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 इंटू 0.766, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 1.532, ये मल्टीप्लाई करके आ गया है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इसको हम अप्रॉक्स में 1.5 लिख लेते हैं। इसके बाद क्या किया गया है कि प्रिज्म को उठाकर वाटर में रख दिया गया है। अब लाइट जो पहले एयर से जा रही थी, अब एयर से ना जाकर वाटर से जाएगी प्रिज्म के अंदर, तो उससे एंगल ऑफ डेविएशन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर का मीडियम चेंज हो गया है। तो हम फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहां से हम नया डेल्टा एम फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला अभी तक हम ये जो म्यू ले रहे थे ये एयर के रेस्पेक्ट में लिया था हमने, एयर के रेस्पेक्ट में प्रिज्म के मटेरियल का जो ग्लास का बना हुआ है वो लिया था। अब हमें लेना है ये वाटर के रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का, और फॉर्मूला वही रहेगा साइन ए प्लस, अब हम डेल्टा एम को डेल्टा एम डैश लिख देंगे अपॉन 2 और यहाँ पर साइन ए अपॉन 2। तो वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन, यहाँ ए की वैल्यू 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2 अपॉन यहाँ पर आ गया साइन 30। अब इस साइन 30 को हम इस साइड ले जाएंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इधर आके ये हो गया 1/2 इंटू वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इधर साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 और इधर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.33, और इस साइड है ये साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2, 1.53 अपॉन 2.66, और इधर ये ऐसे ही रहा साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2। साइड चेंज भी कर लेते हैं साथ साथ, तो ये साइन डेल्टा, ये साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.53 को 2.66 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके ये आ जाता है 0.5759। डिवाइड करेंगे तो ये 153 और 266 ऐसे कर लेंगे क्योंकि पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2 और ये साइन इधर आके साइन इनवर्स 0.5759। अब इसकी वैल्यू हम टेबल में देखते हैं तो ये लगभग होती है 35.1 डिग्री, ये लगभग इतनी वैल्यू होती है 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2 की। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 प्लस डेल्टा एम डैश आ गया 70.2 डिग्री। ठीक, तो अब डेल्टा एम डैश 70.2 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 70.2 में से 60 माइनस हो गया तो ये आ गया 10.2 डिग्री अप्रॉक्स में ले लेते हैं हम इसको कि डेल्टा एम डैश की ये वैल्यू आ गई। इसको और थोड़ा अप्रॉक्स में ले लेते हैं तो इसको हम 10 डिग्री ही मान सकते हैं, डेल्टा एम डैश इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो जब प्रिज्म को वाटर में रख दिया जाता है तो एंगल ऑफ डेविएशन लगभग 10 डिग्री हो जाता है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विथ both faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 centimeter? बच्चों डबल कॉन्वेक्स लेंसेज मतलब जिनकी दोनों साइड कॉन्वेक्स होती हैं, उनको जिस ग्लास से बनाया जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है और दोनों साइड की जो कॉन्वेक्स सरफेसेस हैं वो सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर की है, मींस R1 R2 के इक्वल है। अब बताना है कि R की वैल्यू कितनी रखें कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो। पहले हम लिख लेते हैं कि हमें इसमें गिवन क्या क्या है। म्यू जी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 और हमें गिवन है कि कॉन्वेक्स लेंस की दोनों, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है तो
इधर ये है R1 इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस वाले सरफेस की R2, तो बोला दोनों इक्वल हैं। तो अगर R1 R है, R2 को हम क्या लिख सकते हैं, R2 आप देखें तो इस साइड आ रही है ना, इस साइड, तो मीन्स ये नेगेटिव होगी। वैसे मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन इसका नेगेटिव होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि R1 तो उधर चला जाएगा ये पॉजिटिव साइड, लेकिन R2 इधर आएगा नेगेटिव साइड, इसलिए R1 R है तो R2 को हम -R लिखेंगे। फाइंड क्या करना है हमें, इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला एकदम माइंड में आ गया होगा, तो हम यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, इसलिए सिंपली ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर ये हम रख देंगे जो हमें गिवन है। 1/f इज इक्वल टू 1.55 माइनस 1/r, R1 की वैल्यू r है ना, R2 की -r है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये 1/r प्लस में आ जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 0.55 आ गया और यहाँ पर ये 2/r आ गया। अब हम यहाँ से r देख लेते हैं, r के लिए क्या आ जाएगी वैल्यू, r इज इक्वल टू, r को हम ले आए इधर लेफ्ट में, इधर बच गया 0.55 इंटू 2 इंटू f। अब हम इसमें f की वैल्यू रख लेते हैं, 0.55 और 2 की मल्टीप्लाई की तो ये 1.10 आ गया और f की वैल्यू है 20, तो इसकी मल्टीप्लाई की तो 22 आ गया। तो इस तरह से r की वैल्यू 22 सेंटीमीटर हो गई। तो मीन्स ये जो लेंस बनाया जा रहा है, अगर इसकी फोकल लेंथ 20 रखनी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोनों साइड के सरफेस की। तो ये तीनों क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे, फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट हो इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.